हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुंशी कपूर और ये है लेक्चर नंबर 27 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण, और यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया था, जिसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट थी, इसकी थिकनेस थिन थी, इसकी थिकनेस नहीं कंसीडर की थी हमने। ओके, आज हम ये मानेंगे कि हम हमारी जो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है उसके पास थिकनेस भी है। तो अगर उसके पास थिकनेस होगी तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हेडिंग में क्या चेंज हुआ? ऑफ फाइनाइट थिकनेस, ये वाला। तो जब फाइनाइट थिकनेस की प्लेन शीट होगी तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। जब इनफाइनाइटली और ये थिन प्लेन शीट होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिएगा कि हमने फाइनाइट थिकनेस की यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने डायग्राम में भी फाइनाइट थिकनेस की यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट को कंसीडर किया है। हमने थिन प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप 24 लेक्चर देख सकते हैं। ओके, 25 लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर ये इनफाइनाइट थिकनेस की प्लेट है, इसकी थिकनेस फाइनाइट है, सॉरी। तो उसकी कितनी सरफेस हुई? एक आगे वाली और एक पीछे वाली, दो सरफेस। तो चार्ज कितनी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? आगे और पीछे दोनों। थिकनेस है, अगर इसके बाद मोटाई है तो आगे वाली इस सरफेस में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पीछे वाली सरफेस में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था वो थिन प्लेट थी, तो एक ही सरफेस थी, एक ही सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। मेन डिफरेंस यही है, बाकी डेरिवेशन सेम है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, हम लेते हैं कि इतने गॉसियन सरफेस में जो गॉसियन सरफेस चार्ज जो एनक्लोज कर रहा है वो क्यों है, और कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। हम मान रहे हैं कि आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस दोनों को मिलाकर जो गॉसियन सरफेस चार्ज एनक्लोज कर रहा है वो क्यों है, और कितना एरिया उस चार्ज क्यू को एनक्लोज कर रहा है, तो 2s। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक सरफेस S आगे वाले सरफेस की एरिया को एनक्लोज कर रहा है और एक सरफेस S पीछे वाले को एनक्लोज कर रहा है। तो कितने हो गए सरफेस? 2 हो गए ना। टोटल चार्ज क्यू लिया, सरफेस 2 लिए, आगे वाले फेस के लिए और पीछे वाले फेस के लिए 2 सरफेस हो गए अपने पास SS। तो दोनों को जोड़ा 2s, टोटल चार्ज Q, तो Q by 2s। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मेन यही है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, E vector dot ds vector equals to Q upon epsilon naught equals to sigma 2s। यहां से वैल्यू रख दी हमने। अब वही काम करना है जो हमने पहले डेरिवेशंस में किया हुआ है, कि इसे गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना बन रहा है? EDS क्या लिखूंगा? cos 0। ओके, सेकंड पार्ट में एंगल कितना है? EDS cos 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल। थर्ड पार्ट में EDS cos 0, थर्ड पार्ट, इक्वल्स टू सिग्मा 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 कितना हो? 1। ओके, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, और ds का इंटीग्रेशन s, ds ये रहा ds, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s है, ये एरिया और ये जो एनक्लोज सरफेस है वो सेम है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा। आप इसकी जगह पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यहां भी फिर पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब es प्लस cos 90 कितना होता है? 0, पूरा स्टेप 0। अब cos 0 1, e बाहर आ जाएगा, ds का फिर से s, तो ये स्टेप भी कितना हो गया? es। ओके, सिग्मा 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब es प्लस es कितना हो गया? 2es इक्वल्स टू सिग्मा 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2s से 2s कैंसिल, E इक्वल्स टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर क्वांट में आपको लिखना है तो हम नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहां पे लिख देंगे n कैप।